तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है अडानी ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो श्रीलंका के अंदर जनरेट करेंगे 500 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये रिन्यूएबल एनर्जी होगी, जहां पर श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन्स के अंदर ये अगले साल दिसंबर तक ये काम कंप्लीट कर देंगे और इसके वजह से यहाँ पर इनको श्रीलंका को बिजली प्रोवाइड करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। आप जानते हो श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था पिछले साल, और उसके पहले जो एक मेजर इशू लोगों के अंदर कहा जा रहा था वो ये था कि श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज्यादा सोशलिस्ट थी कि ऑलमोस्ट हर एक बड़े सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही काम कर रही थी, जो इंडिया के अंदर भी कुछ दशकों पहले होता था, जिसकी वजह से कंट्री प्रॉपर्ली प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज भी हमारे इंडिया के जर्नलिस्ट ने लिए थे श्रीलंकन डिप्लोमेट्स के साथ। उन्होंने कहा था कि उनको अभी जो फोकस होगा वो होगा कि बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स जैसे इंडिया के अंदर पावर, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बड़े हो चुके हैं, वैसे फैक्टर्स के अंदर वो कंपनीज को लाए। और क्योंकि श्रीलंका के पास में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस नहीं है, तो वो इंडिया के अंदर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का कोई बड़ा ग्रुप आकर श्रीलंका के अंदर इन्वेस्ट करे। तो इसी के अंदर अडानी ग्रुप ने ये पहली अनाउंसमेंट की है और ऑब्वियसली दोस्तों ये स्ट्रेंथन करेगा रिलेशंस इंडिया श्रीलंका के बीच में, लेकिन चाइना के लिए भी ये एक जलने वाला विषय बन जाएगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड से और इसके फेज 2 प्रोजेक्ट से, जहां पर जो थिरुमैली मेट्रो स्टेशन है वो ओपन होगा जून 2028 को, ऐसा कहा गया है। CRML ने कहा है कि जो ये 115 फीट जमीन के नीचे मौजूद रहने वाला स्टेशन है ये लास्ट होगा पूरे मेट्रो नेटवर्क के अंदर ओपन होने वाला। और एक सवाल जो पूछा गया था उसके हिसाब से ये आंसर दिया गया है। ये आप दोस्तों समझ सकते हो कि लाइन बनाने के लिए काफी डिफिकल्ट है। फेज 2 की बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड लाइन है, यहाँ पे समुद्र के नीचे से, यहाँ पर समुद्र के बहुत पास से ये लाइंस गुजरती है, लेकिन इसके वजह से जो है कई सारे रेसिडेंट्स, सिटी के विजिटर्स और इसके साथ साथ जॉब पे जाने वाले लोगों को बहुत मदद मिलेगी और लॉन्ग टर्म विजन को देखते हुए कहा है। तो चेन्नई मेट्रो का नेटवर्क 2028 तक तो बन ही रहा है, ये बात अब हमें समझ में आ गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लैमिनेट मैन्युफैक्चरर ग्रीन लैम्प इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिन्होंने अपने मिकासा प्लान नाम के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए तिंदीवनम के अंदर फैक्ट्री ओपन कर ली है। तो ये बेसिकली महाबलीपुरम के पास में आने वाला एरिया है, जहां पर 17 एकर्स के अंदर ये फैसिलिटी बनाई गई है। 18.9 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पर एनम के हिसाब से ये प्रोडक्शन होगा हर साल का। 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा। 130 करोड़ रुपए खर्च इन्होंने किए इस फैक्ट्री को बनाने के लिए और इसके जरिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जॉब प्रोडक्शन होगा। वैसे कंपनीज ने चैनल पार्टनरशिप में काम करते हुए ये अनाउंसमेंट की थी जब फैक्ट्री ओपन हुई। और मिस्का प्लाई का जो प्रोडक्ट रेंज है वो उसकी अवेलेबिलिटी इनिशियली कम स्टेट्स के अंदर होगी, जहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा में ही इनिशियली अवेलेबल होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लुइस बर्जर से रिलेटेड, जो कि अपॉइंट कर दिया गया है एज कंसल्टेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा एक नए एयरपोर्ट की स्टडी के लिए। तो बेसिकली दोस्तों चेन्नई एक ब्रांड न्यू सेकंड एयरपोर्ट बनाना चाहता है। अब मैं चेन्नई के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तीसरा टर्मिनल जो ऑलरेडी बन रहा है चेन्नई एयरपोर्ट के अंदर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट होगा जो कि परंदुर में मौजूद होगा, ऐसा कहा गया है। और यहीं पर कहाँ पे ये एग्जैक्टली बनना चाहिए, कितना पैसेंजर ट्रैफिक ये एक्सपेक्ट कर सकता है, कैसा ये कितना बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए, सैचुरेशन एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट कब आएगा, कई सारी चीज़ों को देखते हुए ये कंसल्टिंग अपॉइंट की गई है। और अगर जो लुइस बर्जर के द्वारा कंसल्टिंग का रिजल्ट आता है तो एस्टिमेशंस में से कुछ ऑलरेडी लगा दिए गए हैं रिपोर्ट आने के पहले, जिसके हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए यहां पर लगेंगे एयरपोर्ट बनाने के लिए, जबकि 4,790 एकर्स ऑफ लैंड अक्वायर किया जाएगा। तो चेन्नई को मे भी जल्दी एक तीसरे एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू होते हुए नजर आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है दरभंगा से, जहां पर जो एम्स या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए बिहार गवर्नमेंट ने जमीन दी थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहां पर इस जमीन को बताया गया है अनसूटेबल, और इसकी वजह से ऑब्वियसली थोड़ी कंट्रोवर्सीज अब खड़ी होने वाली है। तो दोस्तों रिसेंटली हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी कवर किया था कि 81 हेक्टर्स ऑफ लैंड जो है वो दरभंगा के अंदर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाने के लिए दे दिया गया था। और उसके बाद में जो स्टेट कैबिनेट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का 200 एकड़ जमीन भी यहाँ पर इस एम्स को बनाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का 81 एकर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 200 एकर्स मिलकर एम्स बनना था, लेकिन अब ये अनसूटेबल बताया गया है। अब क्यों अनसूटेबल है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों से दूर है, कनेक्टिविटी का इशू है, यहाँ पर जो एरिया है वो प्रॉपरली लोगों को सर्व नहीं कर पाएगा। ये चीज़ों के बारे में अब तक डिटेल जो है वो आएगी, अब तक आई नहीं है, लेकिन बेसिकली ये ज़मीन का जो हिस्सा था वो रिजेक्ट हो गया है एम्स बनाने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड, जहाँ पर जो ट्रायल रन छत्तीसगढ़ के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए है उसे कर लिया गया है और पटना रांची के बीच में इस ट्रेन को चलाया गया। तो दोस्तों पटना जंक्शन से ये ट्रेन निकली थी 6:55 AM को अपने ट्रायल रन के लिए और रांची पहुंची 1 PM को, और कमेंस जब ऑपरेशन हो जाएंगे तब एक्चुअली ये 2:20 PM को पहुंचेगी, और जब ऑपरेशन कमेंस हो जाएंगे तब ये 2:20 PM को
निकलेगी रांची से और 8:25 PM को पहुंचेगी वाराणसी से। तो ये वनडे में जाना आना दोनों वाला ट्रिप होगा इस ट्रेन के लिए और इसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब ये ट्रायल रन है, जल्दी इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर जो आ रही है वो है इंडिया के अंदर लॉन्च हुए एक मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसके बारे में ऑलमोस्ट अब सभी लोग जानते होंगे। और ये प्रोजेक्ट जो है ये बन रहा है सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको पूरी दुनिया के अंदर जो भी इंडिया के विरोधी है वो उसका विरोध कर रहे हैं। आप जानते हो कि चाइना ने थ्री गॉर्जियस डैम प्रोजेक्ट बनाया था जो कि काइंड ऑफ एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भी है बिजली बनाने के साथ साथ। हालांकि वो प्रोजेक्ट जो है वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चरली वीक हो गया है, लेकिन इंडिया जो है पिछले 20 सालों से प्रयास कर रहा था कि ऐसा एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जा सके हमारे स्टेट ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र के ऊपर, जो बेसिकली चाइना बॉर्डर के इतने करीब हो कि इंडिया भी इसे स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल कर पाए चाइना के वाटर सोर्स को कट करने के लिए या फ्लड क्रिएशन से अगर जरूरत पड़ती है डेस्परेट सिचुएशन के दौरान क्रिएट करने के लिए। तो वो बनाने के लिए इंडिया 20 साल से प्रयत्न कर रहा था। लेकिन चाहे हमारे इंटरनल एनवायरमेंटलिस्ट हो, हमारे यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स हो, ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, ग्लोबली इस चीज़ का विरोध किया जाने वाला हो, हमारे आसपास के प्यारे देश हो, सब लोगों ने जो है इसका विरोध किया। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखते हुए सारे लीगल हर्डल्स को पार किया है और अभी इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और इसके ट्रायल रन जो है वो जुलाई इसी साल होने लगेंगे, जिसके बाद में हमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंफ्रा पीस मिल जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंदौर से, जहां पर 75% इंक्रीज देखा गया है सोलर पैनल्स के इंस्टॉलेशन के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के ओवरऑल वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई, जहां पर 4900 प्लेसेस जो 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वहां पर ये लगाया गया था पिछले साल, लेकिन ये नंबर बढ़ के हो गया है 8550। तो यहाँ पर ऑब्वियसली लोगों ने ज़्यादा पसंदी दिखाना शुरू की है। यहाँ पर दोस्तों वैसे बिसाइड प्राइवेट रेसिडेंसेस जो है हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिस, अदर लोकल प्रीमाइसेस, इन जगहों पे सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन ज़्यादा बड़ा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एफकॉन्स इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा आश्चर्यचकित आंकड़ा सामने रखा है कि वो कितने टीबीएम से टनल बोरिंग मशीन सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये 20 टनल बोरिंग मशीन्स डिप्लॉय करेंगे पूरे के पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। तो दोस्तों ये ना सिर्फ एफकॉन्स के लिए, इंडिया के लिए बड़ी बात है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे हार्डली ऐसी कोई कंपनी होगी जो 20 टनल बोरिंग मशीन्स जो है एक बार में एक कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पे चलवा रही है। इसके अंदर अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि कुछ समय बाद में ही वो 3 बहुत ही ज़्यादा बड़े, इनफैक्ट प्रोबेबली इंडिया के अब तक के सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट टनल बोरिंग मशीन्स जो है वो मुंबई में डिप्लॉय करेंगे, जिसकी वजह से बुलेट ट्रेन का जो टनल बन रहा है समुद्र के नीचे से 7 किलोमीटर वाला, उस टनल के लिए 3 ऐसे जायंट मशीन्स भी वो डिप्लॉय करेंगे। बाकी 17 जो है देश के अलग अलग कोनों में होने वाली है, इनमें से ऑलरेडी वैसे कुछ फंक्शनल है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जब स्टेट ओन एनएलसी इंडिया ने जॉइंट वेंचर किया है नेववेली उत्तर प्रदेश पावर के साथ में, और इनके साथ में मिलकर ये सप्लाई करेंगे 492 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आसाम को, और 1980 मेगावाट जो बिजली बनती है घातमपुर थर्मल प्लांट के अंदर, उसके जरिए बिजली सप्लाई की जाएगी। तो ये कोल बेस्ड पावर होगा, नॉर्थ ईस्ट को इससे मदद मिलेगी। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो सुनीता भट्ट पूछते हैं, व्हाई डोंट गवर्नमेंट रिमूव हैंगिंग वायर्स बाय पुटिंग इट अंडरग्राउंड कंप्लीटली एज इट लुक्स वेरी अगली एंड पोजेस अ सीरियस हेल्थ हैजार्ड टू ऑल। तो देखो यार, एक बात समझना जरूरी है, यहाँ पे गवर्नमेंट की थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन ज्यादा मिस्टेक पब्लिक की और पब्लिक कंपनीज की है। अब वो क्या समझते जरा, जब हमारे देश के अंदर आजादी के बाद में चीजें धीरे धीरे होना शुरू हुई, बिजली बनना शुरू हुई, तो इंडिया के पास में उतना पैसा भी नहीं था, ऊपर से हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमेशा से आलसी रहे जिन्होंने प्रॉपर अर्बन प्लानिंग की ही नहीं, और अर्बन प्लानिंग के अंदर कोई दूसरा प्रोविजन था ही नहीं वायर्स को कैसे लगाना है बोलने के लिए। तो ऑब्वियसली ये वायर्स जो है इसी तरीके से बनते गए, इनफैक्ट अभी तक ऐसे ही बन रहे हैं। कई स्टेट्स, कई जो रीजन्स हैं वहाँ पर कुछ रूल्स है, लेकिन रूल्स कोई भी फॉलो करता नहीं है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की गलती है, वो हम पहले यहाँ पे ठीक से क्लैरिफाई कर लेते हैं। गवर्नमेंट का अर्बन प्लानिंग नहीं है, गवर्नमेंट के रूल्स नहीं है, या गवर्नमेंट कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दे रही है कि जो कंपनीज बिजली की वायर हो या इंटरनेट की वायर हो वो लगाना चाहते हैं वो कहीं से लगवा पाए। लेकिन ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट ले भी रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बाहर ये चीज़ ऑलरेडी की गई है, जहाँ पर सारे के सारे वायर्स को अंडरग्राउंड ले लिया गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है कहीं ना कहीं पर फिर से उनको डालना शुरू किया था, जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ तब तक। कई पॉश एरियाज देश के अंदर ऐसे है जहाँ पर रूल्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि अंडरग्राउंड प्रॉपर उनकी फैसिलिटीज दी गई है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी जो हम बात करेंगे वो गलती करेंगे कॉमन लोग के बारे। तो कॉमन लोग करते ये है, स्पेशली जो लोकल इंटरनेट कंपनीज होती है, इनफैक्ट हमारा BSNL भी यही करता है, और दूसरी कंपनीज है, ये यहाँ से वहाँ वायर फेंक के जो जाल बना देते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या ही करेगी अगर उन्होंने फैसिलिटीज देने के बावजूद वो ऐसा कर रहे हैं। बेसिकली काम, मटेरियल और समय बचाने के लिए वो ऐसे शॉर्टकट्स ले रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं पर रूल्स को तोड़ रहा है। अब मुंबई जैसे शहर के अंदर जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे रोड का कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज डक्ट बनाने का काम किया जा
रहा है जहाँ पर जगह दी गई है ऐसे वायर्स डालने के लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज ज़्यादा समय, पैसा, टाइम लगता है एक्चुअल में अंडरग्राउंड सिस्टम्स का यूज़ करने के लिए, तो कंपनीज जो है वो शॉर्टकट मार के जो है इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट बिगाड़ती है। अब गवर्नमेंट इसके लिए एक ही टूल कर सकती है कि अगर कोई ऐसे वायर डालता है फ्यूचर में तो उनको जो है पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ में ट्रीट किया जाए, और जो एग्जिस्टिंग वायर्स है उनको जितने से जितने जल्दी हो सके प्रॉपर एक लाइन के साथ में, प्रॉपर परमिशंस के साथ में या अंडरग्राउंड डक्ट्स के जरिए उनको चेंज किया जाए। लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क का इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिटरली बड़े बड़े कंपनी से लेकर छोटा से छोटा जो एक नॉर्मल इंटरनेट प्रोवाइडर या एक इलेक्ट्रिशियन भी अगर आपके बिल्डिंग का काम करने आता है तो वहाँ से वो चीज़ें जो है शुरू होती है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में वो पूछ सकते हो #AskPT के साथ में। न्यूज़ अगर कोई है सबमिट करने के लिए तो एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे आप न्यूज़ सबमिट कर सकते हो। साथ साथ अगर आप फर्स्ट होते हो कोई न्यूज़ देने वाले तो आपको वहाँ पे क्रेडिट मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प के अंदर। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।